Hello everyone, this is Bharti Sujan again. I am an assistant professor with SD College. Now we are about to discuss the next part of our presentation, that is measurement and scaling techniques. Now why do we need to go for measurement and scaling techniques? The most important aspect is that whenever we collect data, we need to make it in a numerical form, that is 1, 2, 3, 4. Any kind of number is readable by softwares like XLS as well as softwares like SPSS. Now, if you want to take out any kind of data analysis, you need to convert your strings or words into numbers. For example, you've asked questions about the gender of a person. Now you will be having male as well as female opponents. Now how will you put them in SPSS? SPSS is a software that is used for statistical techniques. जब भी हम अपनी रिसर्च के अंदर काम करते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है. अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, आपने सामने वाले से पूछ लिया आपकी एज कितनी है, आपने सामने वाले से पूछ लिया आपका जेंडर क्या है, आपने सामने वाले से ये पूछ लिया कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने ये पूछ लिया आपका ग्रेड क्या है. अब सामने जो रिस्पोंडेंट है उसने आपसे ये कहा कि मेरा ग्रेड एक असिस्टेंट प्रोफेसर है. या मान लीजिए आप एक बंदे के पास गए और वो एक बैंक एम्प्लॉय था, उसने कहा कि मेरा ग्रेड जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल है, आई एम ऑन दी 3rd ग्रेड इन दी हायरार्की. अब ऐसी सब चीज़ों के अंदर हाउ विल SPSS एनालाइज एनीथिंग? What we need to do is we need to convert these grades, we need to convert these genders into numerical form. मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्री डिटर्मिन्ड रूल्स के हिसाब से आपके इन सारे फैक्टर्स को, या जिसको हम डिस्क्रिप्टिव्स कहते हैं, इनको स्ट्रिंग फॉर्म से यानी कि एक वर्ड फॉर्म से आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. आपने अपने क्वेश्चनएयर में पूछा है कि आप जो हैं वो कौन सी ग्रेड को बिलोंग करते हैं. उसने कहा मैं एग्जीक्यूटिव ग्रेड को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम ऑन E3 लेवल. अब E3 इज़ नथिंग फॉर एन SPSS सॉफ्टवेयर. वो सिर्फ और सिर्फ इसको एक कैटेगरी की तरह ले लेगा. यू कैन टाइप E3 कैटेगरी, यू कैन टाइप एग्जीक्यूटिव इनटू SPSS, बट जब आप इवैल्यूएशन करने बैठेंगे तब आपको इवैल्यूएशंस में प्रॉब्लम आएगी. आपने कहीं पे एग्जीक्यूटिव का EXEC लिख दिया और नेक्स्ट जगह पे एग्जीक्यूटिव्स पूरा लिख दिया, वो आपको एक कैटेगरी में डिवाइड करके एनालिसिस करके नहीं दे पाएगा. जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं तब हम इनको नंबर्स दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने मेल को दिया 1 और फीमेल को दिया 2. नाउ अ 3rd कैटेगरी हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड और जिसको हम लिखते हैं ट्रांसजेंडर. इस कैटेगरी को हम 3 देते हैं. अब ऐसी सिचुएशंस में इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन दी रिसर्चर कि वो उनको 1 2 3 देना चाहता है, 3 2 1 देना चाहता है. वट एवर सूट्स द रिसर्चर इज़ अप टू इट. अब आपकी जो एनालिसिस होगी, जब आपका वो डेटा उठाएगा वो सिर्फ 3 2 और 1 उठाएगा. दैट मीन्स SPSS कैन रीड ओनली 3 2 एंड 1, नॉट मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स. सो मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे. जब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो सबसे पहला आपके टाइप्स ऑफ स्केलिंग आ जाएगा इसके अंदर. दैट वुड बी बिफोर डिस्कसिंग द स्केलिंग टाइप्स आई वुड लाइक टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि आप क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर. सबसे पहला डिस्क्रिप्शन. जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं, यू गिविंग इट अ यूनिक लेबल. लाइक मेल को मैंने एक लेबल दे दिया है एंड दैट लेबल इज़ 1. फीमेल को मैंने एक लेबल दे दिया है दैट इज़ 2. इन द एंटायर SPSS शीट मेरे लिए मेल 1 होगा और फीमेल 2 रहेगा एंड 3 मेरे लिए ट्रांसजेंडर रहेगा. बाय ऑर्डर. नाउ कई बार हमें किसी चीज़ के अंदर रैंकिंग ऑर्डर देना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा बैंक एम्प्लॉयज़ का ग्रेड,
नाउ 1 इज़ द एग्जीक्यूटिव लेवल 1, E2 इज़ एग्जीक्यूटिव लेवल 2, तो मैं उसको 2 असाइन कर दूंगी। एग्जीक्यूटिव लेवल 3 को मैंने 3 असाइन कर दिया। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ एसोसिएट लेवल। तो इस लेवल के अंदर एसोसिएट 1, सीनियर मिडिल लेवल एसोसिएट 2 एंड सीनियर एसोसिएट को मैंने 3 दे दिया। अब ये तीनों कैटेगरीज जो हैं ये मेरी इस तरीके से फॉलो करती जाएंगी। तो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम गिविंग इट इन द नेम ऑफ ऑर्डर। द लोएस्ट ऑर्डर इज गिवन 1, द हाईएस्ट ऑर्डर इज गिवन 2 एंड द मैक्सिमम ऑर्डर इज गिवन 3 ऑन इट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो आपको ये हेल्प करता है कि आप इस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल आप एज को मेजर करना चाहते हैं। अब आपने अपने क्वेश्चनर में एज की कैटेगरीज बना ली, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम अपने क्वेश्चनर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जब आप क्वेश्चनर के अंदर एज डिस्क्रिप्टिव को कैटेगराइज करेंगे, मान लीजिए आपने एज की कैटेगरीज बनाई 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 एंड अबव। अब इन कैटेगरीज के अंदर आपने 1 असाइन किया 10 to 20 को। सो एनीबडी हु इज़ हैविंग एन एज बिटवीन 10 to 20, एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ कहा, ओरिजिन के अंदर 0 से लेकर के ट्रू पॉइंट तक जितना भी आप जा रहे हैं उसके अंदर आप इन सब चीज़ों को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल। जब भी आप SPSS शीट खोलते हैं आपके पास ये सारी कैटेगरीज लिखी भी आती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। अब इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ डू वी कैटेगराइज आर आइटम्स इनटू दीज फैक्टर्स। जब भी आप एक क्वेश्चनर को लेंगे, आप क्वेश्चनर के जो फैक्टर्स हैं और उसके जो आइटम्स हैं उनकी आपने स्केलिंग करी। मान लीजिए आपने लिकर्ट स्केल पे इस क्वेश्चनर को मेजर किया है। जब आपने इसको लिकर्ट स्केल पे मेजर किया तब आपने ये कहा कि स्ट्रॉन्गली अग्री को आई गिव 1, अग्री को आई गिव 2, नीदर अग्री नीदर डिसअग्री को आई गिव 3, उसके बाद आई गिव डिसअग्री को 4 एंड स्ट्रॉन्गली डिसअग्री को आई गिव 5। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब हम अपनी क्वेश्चनर्स की जो स्केल्स हैं इनको दे देते हैं, इसके बाद जब आप इनको मेजर कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, now you're giving a designated value to these terms, 1 for strongly agree, 2 for agree, 3 for neither agree disagree, 4 for disagree and 5 for strongly disagree। अब इनको आपने किसी स्पेसिफिक बेसिस पे दिया होगा। वो स्पेसिफिकेशंस कैसे जज करेंगे ये समझिए। नॉमिनल का मतलब होता है वी आर जस्ट assigning a number to a particular variable। like मैंने मेल को एक नंबर असाइन किया है 1। यहाँ पे 1 किसी भी चीज़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। उसका कोई मीन, कोई मीडियन नहीं निकाला जा सकता। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपके पास कौन सी चीज़ें किस तरीके से होंगी। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल के अंदर हम ऑर्डर की बात करते हैं। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू गिव अ रैंकिंग ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया एग्जेक्टिव्स के केस में 1, 2 एंड 3 मैंने रैंकिंग ऑर्डर दिया उनको। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल्स जो है वो आपके मिक्स करके स्केल के फॉर्म में लिखे जाते हैं आपके SPSS के सॉफ्टवेयर में। SPSS जब आप खोलेंगे तब आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल। नॉमिनल का मतलब जब हम किसी एक वेरिएबल को एक नंबर सिर्फ नेम से देते हैं। दूसरा ऑर्डर जब हम एक रैंकिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तीसरा इंटरवल जब हम एज क्राइटेरियाज के लिए हम किसी एक ड्यूरेशन के लिए बात कर रहे हैं। एंड लास्ट इज योर रेशियो स्केल्स कि किस रेशियो में कौन सी चीज़ चल रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेशियोज़ में मैंने मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरीज ली हैं, तो इनका क्या रेशियो रहा, मान लीजिए 14:5 आपका रेशियो है, तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा 14 डिवाइडेड बाई 5 एंड द वैल्यू कम्स टू बी अराउंड 2.8. सो दैट रेशियो इज़ द वैल्यू जिसको हम आगे ट्रीट करते हैं. Now we'll be discussing the types of scaling techniques. One is comparative techniques and the other one is non-comparative techniques. पहला आता है आपका comparative techniques. Comparative techniques में आएगा paired comparison, rank order, constant sum, Q-sort and other procedures. Non-comparative में आ जाएंगे आपके continuous rating scales, itemized rating scales and itemized rating scales के आपके पास 3 फॉर्म होते हैं, Likert, सीमेंटिक, डिफरेंशियल एंड स्टेपल. सबसे पहला कंपैरेटिव टेक्निक्स. कंपैरेटिव स्केल्स क्या होती है, नॉन कंपैरेटिव स्केल्स क्या होती हैं. कंपैरेटिव स्केल्स वो होती हैं जहां पर किसी भी डेटा को हमें किसी और के टर्म में मेजर करना है. मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग खाने में इंडियन या पंजाबी फूड पसंद करते हैं, लेकिन इंडियन जो फूड बना हुआ है वो आपको पर्टिकुलरली अपनी मम्मा के हाथ का ही पसंद है. नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू आस्क यू अ कंपैरिजन. यहाँ पे हम दो चीज़ों को एक साथ क्लब करके जब कंपेयर करेंगे तब वो कंपैरेटिव स्केल्स कहलाएंगी. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम उसको कहते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल्स. पहला आइटम दूसरे आइटम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो कहलाएगा मेरा नॉन कंपैरेटिव स्केल्स. अब जब हम इन स्केल्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहला कंपैरेटिव स्केल्स के अंदर आता है रेटिंग स्केल्स. It involves a qualitative description of a limited number of aspects of a thing or a trait of a person. For example, what am I trying to do is मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको एक लेक्चर दिया है. जनरली फीडबैक फॉर्म्स जो होते हैं वो रेटिंग स्केल्स के फॉर्म पे बने हुए होते हैं जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का फीडबैक लिया जा सकता है. आपको एक चॉकलेट टेस्ट कराया गया, आपसे उसकी फीडबैक ली गई और आपसे कहा कि आप इस चॉकलेट की कंसिस्टेंसी को रैंक करिए. आपको कहा गया कि आपने ये चॉकलेट जो टेस्ट की वो थोड़ी बिटर साइड पे है, दैट मीन्स डार्क चॉकलेट है या वाइट चॉकलेट है या मिल्क चॉकलेट है. आप इसकी रेटिंग करिए, आपको ये चॉकलेट कितना पसंद आया, इसकी टेस्ट कैसी लगी. 1 फॉर द हाईएस्ट रैंकिंग एंड 10 फॉर द लोएस्ट रैंकिंग. इट कैन बी अ वाइस वर्सा सिचुएशन जहाँ पे मैं 10 को हाईएस्ट रख सकती हूँ एंड 1 को मैं लोएस्ट रख सकती हूँ. दीज आर कॉल्ड माई रेटिंग स्केल्स. इसके अंदर आप इसकी फॉर्म को और भी चेंज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको लाइक और डिसलाइक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. लाइक कैन बी गिवन एज 10 एंड डिसलाइक कैन बी गिवन एज 1. अब इसके अंदर जो पर्सन टिक करेगा दिस इज your rating scale. He will take the option on the basis of his taste and preferences, right. रैंक ऑर्डर स्केल के अंदर जनरली जो हम चीज़ें मेजर करते हैं वो होती है प्रेफरेंस, लाइकिंग, इम्पोर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस. एंड इट क्लियरली शोज द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ दी जो भी आपने इसका रैंक का ऑर्डर रखा है. मान लीजिए 10 रखा है तो 10 is the highest value and 1 is the lowest value. ये देखिए I've given you an example जिसके अंदर आपको ये टूथपेस्ट के बारे में लिखा हुआ है. अब टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. आपको इन सारे टूथपेस्ट को एक रैंकिंग ऑर्डर देना है कि आप अपने अकॉर्डिंग सबसे पहला टूथपेस्ट क्या प्रेफर करेंगे. मान लीजिए कई लोगों को क्लोजअप पसंद है या पेप्सोडेंट पसंद है तो वो सबसे पहला रैंक पेप्सोडेंट को देंगे. देन मे बी क्लोजअप इज़ द सेकेंड रैंक, देन मे बी कोलगेट इज़ द थर्ड रैंक, देन मे बी ग्लीम, सेंसोडाइन आर गिवन दी ऑल्टरनेट रैंकिंग्स. सो जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है उसको मैं 1 रैंक करूँगी और जो मुझे लास्ट पसंद है वो मैं 10 रैंक करूँगी. Next is paired comparison. Paired comparison is one of the most famous techniques used. Paired comparison के अंदर हम दोनों चीज़ों के बीच का comparison करते हैं.
पेयर्ड में दो चीज़ों को एट अ टाइम कंपेयर किया जाएगा और आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जैसे इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रैंकिंग टेक्निक ओनली। जैसे मान लीजिए आपने इस तरफ लिखा है सक्सेसफुल एंड दूसरी तरफ लिखा है अनसक्सेसफुल। आपसे बोला गया कि आपको एक नई चीज़ चलाने को दी गई। मान लीजिए कोई एक अलग तरीके की स्कूटी आई और वो आपको एक्सपेरिमेंट करने को दी गई कि आप चला के बताइए कि क्या आप ये सक्सेसफुली चला पा रहे हैं या अनसक्सेसफुली चला पा रहे हैं। आपने जब चलाया तो आप पहले अटेम्प्ट में गिर गए, सो फॉर दैट इट इज़ एन अनसक्सेसफुल, तो आप अनसक्सेसफुल के कॉलम में टिक कर देंगे। लेकिन आपने अगर बाय द वे किसी और रिस्पोंडेंट ने थोड़ी सी चलाई और उसके बाद वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ, तो उस सिचुएशन के अंदर ही कैन मूव वन ब्लॉक टुवर्ड्स दी सक्सेसफुल सेशन। या मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आपको ये वेट उठाना है, आपको ये वेट किस तरीके का लग रहा है, डू यू फील इट्स वेरी हैवी, डू यू फील इट्स वेरी लाइट। तो आपने इसमें अगर आपको लाइट फील हो रहा है तो आप लाइट की तरफ टिक करेंगे। डू यू फील इफ इट्स वेरी हैवी देन यू विल टिक इट टुवर्ड्स दी हैवी। बट अगर आपको लगता है कि नो इट्स नीदर वेरी हैवी नीदर वेरी लाइट, तो आप बीच के कॉलम में टिक करेंगे। इस तरीके से आपके पेयर्स के कंपैरिजन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। कांस्टेंट सम स्केलिंग टेक्निक। कांस्टेंट सम स्केलिंग टेक्निक के अंदर हम 100 पॉइंट्स देते हैं और हम रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि 0 असाइन करिए उस एट्रीब्यूट को जो आपको लगता है सबसे इररेलेवेंट है, उससे ज़्यादा आप किसी और को असाइन करिए, बट द टोटल ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स शुड बी 100। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आपने ये क्लास अटेंड करी, आपको इस क्लास में एग्जाम्पल्स की फीलिंग कैसी आई, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको वीडियो की क्लैरिटी कैसी लगी, आपको ऑडियो की क्लैरिटी कैसी लगी, ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स दिए। हो सकता है किसी को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा लगा हो, ही में गिव इट अ 30 पॉइंट, किसी को लग रहा हो कि दी interaction or the examples were better, so that maybe that person gives me a 20 and audio and video की clarity में 30 दे करके, but you have to make it a total of 100, not more than 100 आपका ये टोटल रहेगा। हो सकता है किसी को एक्सप्लेनेशन ना समझ में आ रहा हो सकता है किसी को एग्जाम्पल्स अच्छे ना लग रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक कैटेगरी को जो आपको सबसे कम लग रही है आप उसको कम मार्क्स देंगे, और जो एट्रीब्यूट आपको सबसे अच्छा लग रहा है आप उसको हाईएस्ट मार्क्स देंगे, एंड द टोटल ऑफ ऑल दीज मार्क्स वुड बी 100। Then comes a continuous rating scale. Continuous rating scale is a non-comparative technique. Continuous scale के अंदर हम यहाँ पे आपको एक ब्रिज नहीं बना के दे रहे हैं that you have to take a point. ये कंटिन्यूस स्केल होगा जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आप एक जगह गए हैं, आपको उस एक्सपीरियंस को रेट करना है। आप एक रेस्टोरेंट विजिट करके आए हैं, आपको उस रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। Maybe you're not able to say that I am 100% satisfied with the experience of that visiting that restaurant. Maybe you're 90%, maybe you're 95%, maybe you're an 85% satisfied. तो आपको इस चीज़ के अंदर कैसा लगा, इसीलिए हम इसके कंटिन्यूस स्केल बना लेते हैं, जस्ट लाइक अ रूलर। इसमें आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड उसका भी यही क्राइटेरिया रहता है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको आप ये कहेंगे कि इट्स प्रोबेबली दी बेस्ट और प्रोबेबली दी वर्स्ट, एंड जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको आप प्रोबेबली दी बेस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा आप इस रेस्टोरेंट को विजिट करके आए, आपका एक्सपीरियंस ऑफ फूड फॉर दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट कैसा रहा, आप उसको 0 को देंगे वेरी गुड एंड 10 को देंगे नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। बट इन स्केल्स के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होगा what 0 means and what 10 means. You have to rate accordingly. You can see the example on the screen. जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है, Walmart as a departmental store. Walmart is another departmental store which is into another part of the in some other countries, but like Big Bazaar, like we have Big Bazaar in India.
सो जब ऐसे आउटलेट्स की बात की जाती है, या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सच डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी विजिटेड सच काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर? Probably the worst has been given a scale as 10, 10, 20, 30. Very bad till 40. Then there is a break at 40. 40 to 70, neither good, neither bad. You can rate anything you feel like. Maybe you have a better experience. आपको लगता है कि neither good, neither bad, पर थोड़ा better था, तो you can go for a 70 as a tick, or you can go for a 60 as a tick. 60 here means that 60% it was not a good experience, but 40% it was a good experience. So when you go towards the higher side, that is towards the 100, you feel probably the best experience. Next comes your itemized rating scales. Itemized rating scales are a part of non-comparative scaling techniques. Itemized scaling techniques के अंदर हम आइटम्स को एक रेटिंग देने की कोशिश करते हैं. जनरली जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो बात होती है वो होती है पोजीशन की. कितना इन्वॉल्वमेंट है, व्हाट डू यू फील अबाउट दी एस्पेक्ट्स अराउंड यू, और व्हाट डू यू फील अबाउट दी एटीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. इनकी कैटेगरीज को हम बाकायदा डिफाइन करके चलते हैं. These are three kind of categories. One is Likert scale, semantic differential scales and staple scales. सबसे पहला आता है आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. जब हम लिकर्ट स्केल की बात करते हैं, वी आर जनरली पॉइंटिंग टूवर्ड्स डिग्री ऑफ एटीट्यूड. आपको कितनी डिग्रीज में कौन सी चीज़ कितनी अच्छी लगी. दिस जनरली हेल्प्स इन मेजरिंग एन एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट इज it is easy to construct and easy to understand for the respondent, and generally it is not more time consuming. When we are trying to evaluate the answers, many a times we are not able to differentiate between strongly disagree and disagree. आपको ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी जब आप एक लिकर्ट स्केल बना रहे हैं और आपने लिकर्ट स्केल के अंदर, आपने क्वेश्चनर के अंदर आइटमाइज्ड स्केलिंग को फॉलो किया एंड आपने लिकर्ट स्केल यूज़ किया. लिकर्ट स्केल में मैंने आपसे कहा कि हम डिग्री मेजर करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्ट्रांगली डिसएग्री, देन आई सेड डिसएग्री. Many people are not able to differentiate between the aspects of disagree and strongly disagree. और many people take, जब आप एक ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं, क्या आप चीज़ से डिसएग्री करते हैं, तो बहुत से लोग आपको जवाब देंगे यार आई एम न्यूट्रल टूवर्ड्स इट. थ्री हियर मीन्स न्यूट्रल, बट मैनी अ टाइम्स पीपल टेक थ्री एज दे डू नॉट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन. 3 इज़ न्यूट्रल, बट कई बार वो जो डिग्रीज ऑफ लेवल हैं वो थोड़े से सामने वाले के लिए समझने मुश्किल हो जाते हैं. सो यू नीड टू स्पेसिफाई कौन सी डिग्री किस नंबर को सिग्निफाई कर रही है. नेक्स्ट इज सीमेंटिक. सीमेंटिक इज 7 पॉइंट स्केल. इसके अंदर जनरली जो हम कंपैरिजन्स करते हैं वो होता है ब्रांडिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर. हम पूछते हैं कि आपको कितना पसंद आया, आपको कंपनी की इमेज के बारे में पूछा जाएगा. जनरली जब ऐसे एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है, दैट टाइम वी प्रेफर सीमेंटिक स्केल्स. Again, in this also there is a problem. Here we are trying to measure things from 1 to 7. आपको बहुत सारी कैटेगरीज में रिस्पोंडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है. आपके लिए दे मे बी क्लियर कैटेगरीज बिकॉज यू आर डेवलपिंग दैट स्केल, बट ऑन द अदर हैंड द रिस्पोंडेंट, whenever you are building a questionnaire, the most important aspect is take yourself as a respondent when you are writing a questionnaire. Last is staple scale. Staple scale is generally taken from -5 to +5. इसमें जब भी हम कोई ऐसी चीज़ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे किसी का परसेप्शन मेजर करना है, हो सकता है सामने वाले का परसेप्शन नेगेटिव ही हो, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है परसेप्शन पॉजिटिव ही हो, ज़रूरी नहीं है. मैनी रिस्पोंडेंट्स माइट रिस्पॉन्ड एज अ नेगेटिव एटीट्यूड एंड मैनी रिस्पोंडेंट्स माइट रिप्लाई एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. सो इन सिचुएशंस के अंदर हम स्टेपल स्केल को यूज़ करते हैं. इट्स वेरी ईजी टू कंस्ट्रक्ट, बट इट्स कंफ्यूजिंग एंड मैनी अ टाइम्स डिफ़िकल्ट इन अप्लाइंग टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चनर.
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिकर्ट स्केल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिकर्ट स्केल जो है जनरली डिग्री मेजर करने में हेल्प करता है, और जनरली हम इसको बनाते इसी तरीके से हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर अग्री, नीदर डिसएग्री, अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। यू कैन ईजीली क्लैरिफाई कि इस तरीके से लिकर्ट स्केल एक क्वेश्चनर में बनाया जाता है। इसके अलावा आप इसको और भी चीज़ों में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी का इन्वॉल्वमेंट मेजर करना है। आपने एक एचआर मैनेजर के पास गए और आपने एचआर मैनेजर से जाके पूछा कि आपका इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्वमेंट है। उसने कहा माय इन्वॉल्वमेंट इज़ हायर और लोअर साइड। अब मान लीजिए कोई ऑफिशियल टेक्निक है, यानी कि ऑफिस का कोई मार्केटिंग की कोई टेक्निक है, या ऑफिस में फाइनेंस की कोई टेक्निक है, या ऑडिटिंग का कोई काम है। ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर का रोल उस चीज़ में बहुत ज़्यादा होता हो। तो जब ऐसी चीज़ आएगी तो आप उससे पूछ रहे हैं कि हाउ मच वर यू इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस और द फाइनेंशियल बैलेंस शीट दैट वाज मेड दिस ईयर। सो मे बी दैट द एचआर मैनेजर हैड कम्प्लीटली नो इन्वॉल्वमेंट। तो आप इसमें इन डिग्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसको स्ट्रांगली अग्री की जगह आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट नो इन्वॉल्वमेंट। देन डिसअग्री की जगह आ जाएगा नो इन्वॉल्वमेंट। नीदर अग्री, नीदर डिसअग्री के अंदर आ जाएगा नीदर हाई इन्वॉल्वमेंट, नीदर लो इन्वॉल्वमेंट। देन अग्री की जगह अंदर आ जाएगा आपकी जगह पे इन्वॉल्वमेंट, येस आई एम इन्वॉल्व। एंड स्ट्रांगली अग्री की जगह आपके पास आ जाएगा हाईली इन्वॉल्व इन दी डिसीजंस अबाउट इट। सो यहाँ पर ये लिकर्ट स्केल ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 5 डायमेंशंस के ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे हम डिग्री मेजर कर रहे हैं। जिस भी चीज़ में डिग्री मेजर होगी वहाँ पे लिकर्ट स्केल यूज़ होगा। नेक्स्ट दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिकर्ट स्केल जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आपसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आपसे उनके ऑप्शंस में पूछा गया है कि कैसे आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई ट्रस्ट साइंटिस्ट, सो डू यू स्ट्रांगली अग्री टू इट और यू डू नॉट अग्री टू इट। देन इज सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सीमेंटिक के अंदर मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ 7 पॉइंट स्केल। 7 पॉइंट स्केल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज रखी, पावरफुल एंड वीक। Powerful and weak is it's a kind of, again you can see there is a kind of a paired comparison between two things, but यहाँ पे जो स्केल्स के बीच का डिफरेंसेस हैं वो एक 7 पॉइंट पे हैं। और आप देखेंगे कि जो रिस्पोंडेंट है उसने एक जगह पे क्रॉस बना रखा है, दैट मीन्स ही इज़ मोर टुवर्ड्स वीक एंड लेस टुवर्ड्स पावरफुल। थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. Any queries will be entertained today in the session around 5:30 to 6:30 on a WebEx call. Till then, see you. Stay home, stay safe.